हे गाइस, वेलकम टू प्रयत्न अकेडमी। मैं हूं पंकज गोदियाल और एक बार फिर हम आज आपके सामने आया हूं एक नया टॉपिक लेकर। नए टॉपिक के बारे में आज हम जानकारी प्राप्त करेंगे। तो आज का जो हमारा सेगमेंट होने वाला है वह है भारत निर्वाचन आयोग या इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। किस तरीके से निर्वाचन आयोग का गठन किया गया, किस अनुच्छेद में इसकी वर्णन किया गया है, क्या संरचना होती है, किस तरीके से जो भारतीय पदों के चुनाव है किस तरीके से निर्वाचन आयोग उसे करवाता है, किस तरीके से भारत में निर्वाचन होते हैं, इस सब चीज़ों के बारे में डिस्कस आज हम करेंगे। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें और बने रहें वीडियो के अंत तक। तो जैसे कि हमने निर्वाचन आयोग के बारे में कहा, तो जो निर्वाचन आयोग है, जो हमारा संविधान है, वो संवैधानिक निकाय है, एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ के रूप में जाना जाता है। तो निर्वाचन आयोग एक स्थायी और स्वतंत्र निकाय है। स्थायी का मतलब कभी भी भंग होने वाला नहीं है, समय समय पर बदले जाते हैं, लेकिन ये कभी भी इसे पूर्ण रूप से खत्म नहीं किया जा सकता। तो ये एक स्थायी व स्वतंत्र निकाय है। स्वतंत्र का मतलब यहाँ पर है कि ये अपने आप में एक बॉडी है, अपने आप में अलग बॉडी है जो सबके ऊपर क्या करती है, रेगुलेट करती है। तो एक स्थायी और स्वतंत्र निकाय है। इसका गठन भारत के संविधान द्वारा देश में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव संपन्न कराने के उद्देश्य से किया गया था। इसका उद्देश्य क्या है गठन करने का, या बनाने का उद्देश्य क्या है कि जो हमारे संविधान में क्यों रखा गया, भाई देश के अंदर चाहे वो कोई सा भी पद हो, उसके स्वतंत्र हो और निष्पक्ष चुनाव हो, उसके लिए कोई पक्षपात चुनाव में ना किया जाए, इसलिए उसको संपन्न कराने के उद्देश्य से किया गया था। संविधान के अनुच्छेद 324 के अनुसार संसद, राज्य विधानमंडल, राष्ट्रपति व उपराष्ट्रपति के पदों के निर्वाचन के लिए संचालन, निर्देशन व नियंत्रण की जिम्मेदारी चुनाव आयोग की होगी। तो हमने जो संविधान है, संविधान के जो हमारे आर्टिकल हैं, अनुच्छेद 324 में इसका वर्णन किया गया है कि भाई संसद हो, चाहे राज्य विधानमंडल हो, चाहे राष्ट्रपति हो, चाहे उपराष्ट्रपति हो, के जो पदों का जो निर्वाचन होता है, उनके पदों का संचालन करना, उनके पदों का निर्देशन करना, उनका नियंत्रण करना, इन सब चीज़ों की जिम्मेदारी किसकी होती है? निर्वाचन आयोग की होती है। अतः चुनाव आयोग को एक अखिल भारतीय संस्था है क्योंकि वह केंद्र व राज्य सरकार दोनों के लिए एक समान है। यहाँ पर ध्यान रखने वाली बात यह है कि उल्लेखित ये किया गया है कि राज्य में होने वाले जो पंचायत और नगर निगमों के जो चुनाव होते हैं, वो चुनाव आयोग का उससे कोई संबंध नहीं होता है। उसके लिए हमने क्या बनाए रखी होती है, एक तरह की भारतीय संविधान के अंतर्गत राज्य निर्वाचन आयोगों की वहाँ पर व्यवस्था की गई है। जो पंचायती राज है और नगर निगम जो म्यूनसिपालिटीज़ हैं, आप हमारे इस चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर वहाँ पर पंचायती राज और नगर निगम जो है म्यूनसिपालिटीज़ हैं, उनके वीडियोस को आप वहाँ पर दे सकते हैं और ज़्यादा जानकारी के लिए उसे विजिट कर सकते हैं। अगर हम इसकी संरचना की बात करें कि निर्वाचन आयोग की संरचना क्या है, कितने लोग हो सकते हैं, कैसे इसको गठन किया जाता है, तो संविधान के अनुच्छेद 324 में चुनाव आयोग के संबंध में कुछ उपबंध दिए गए हैं। क्या क्या उपबंध हैं? पहला कि निर्वाचन आयोग मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य आयुक्तों से मिलकर बना होता है। यानी क्या होते हैं वहां पर, एक तो निर्वाचन आयोग का मुख्य निर्वाचन आयुक्त होता है और दूसरा उसके साथ क्या होते हैं, अन्य आयुक्तों के एक सम्मिलित रूप को, एक ग्रुप को हम क्या कहते हैं, निर्वाचन आयोग कहा गया है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। जब कोई अन्य निर्वाचन आयुक्त इस प्रकार नियुक्त किया जाता है तब वह मुख्य निर्वाचन आयुक्त निर्वाचन आयोग के अध्यक्ष के रूप में काम करता है। यानी कोई अगर व्यक्ति जो है वो नियुक्त किया जाता है, आयुक्त को इस प्रकार नियुक्त किया जाता है, तो जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त होता है वो जो ये आयोग है, ये जो निर्वाचन आयोग है, इसके अध्यक्ष के रूप में क्या करता है? काम करता है। अगर हम बात करें अगले पॉइंट के बारे में, तो राष्ट्रपति निर्वाचन आयोग की सलाह पर प्रादेशिक आयुक्तों की नियुक्ति कर सकता है जिसे वह निर्वाचन आयोग की सहायता के लिए आवश्यक समझे। तो यानी और जो अन्य न्यायुक्त होते हैं या जो अन्य प्रादेशिक आयुक्त जो होते हैं, उनकी नियुक्ति निर्वाचन आयोग की सलाह पर कौन करता है? करता तो राष्ट्रपति है, लेकिन सलाह मशवरा या परामर्श कौन देता है? निर्वाचन आयोग की सलाह पर किया जाता है। और जो निर्वाचन आयोग की सहायता के लिए आवश्यक समझे जाते हैं, उनकी परामर्श पर राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। निर्वाचन आयुक्तों व प्रादेशिक आयुक्तों की सेवा की शर्तें व पदावधि राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित की जाती है। तो कहने का तात्पर्य है कि राष्ट्रपति ही इन निर्वाचन आयुक्तों की और जो प्रादेशिक आयुक्त होते हैं उनकी सेवा कितनी होगी, कब तक होगी, क्या क्या प्रावधान होंगे, उनकी शर्तें क्या होगी, उनका कार्यकाल क्या होगा, कैसे काम करेंगे, ये सारा का सारा कौन निर्धारित करता है? भाई राष्ट्रपति के द्वारा ही निर्धारित किए जाते हैं।
अगर हम देखें थोड़ा सा इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देखें, थोड़ा सा अगर हम हिस्ट्री में जाएं इस निर्वाचन आयोग की, तो 1950 से 15 अक्टूबर 1989 तक निर्वाचन आयोग को एक सदस्य निकाय के रूप में कार्य करता था, जिसमें केवल मुख्य निर्वाचन अधिकारी ही होता था। मत देने की न्यूनतम आयु 21 से 18 वर्ष करने के बाद 1989 को राष्ट्रपति ने आयोग के काम का जो भार था, यानी आयोग के ऊपर इतना सारा प्रेशर था, जो वर्क प्रेशर था, जो वर्क लोड था, उसको कम करने के लिए 2 अन्य निर्वाचन आयुक्तों को नियुक्त किया था। तो आगे चलकर ये बहुसंसदीय संस्था के रूप में कार्य करने लगा, जिसे 3 निर्वाचन आयुक्त हैं। हालांकि 1990 में 2 निर्वाचन आयुक्तों के पद को समाप्त कर दिया गया और स्थिति एक बार पहले की तरह हो गई, लेकिन 1993 में 2 निर्वाचन आयुक्तों को नियुक्त कर दिया गया और इसके बाद अब तक आयोग जो है बहुसदस्यीय संस्था के तौर पर काम कर रहा है, जिसमें 3 निर्वाचन आयुक्त होते हैं। एक तो हमारा मुख्य निर्वाचन आयुक्त और साथ में उसके 2 निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति कर दी जाती है, उसके जो उसका वर्क प्रेशर है उसको कम करने के लिए। मुख्य निर्वाचन आयुक्त व 2 अन्य निर्वाचन आयुक्तों के पास समान शक्तियां होती हैं। अगर हम शक्तियों की बात करें तो कोई ऐसा नहीं है कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त की शक्तियां ज़्यादा हैं, ठीक है। तो अगर हम देखें, चाहे वो 2 अन्य निर्वाचन आयुक्त हों या मुख्य निर्वाचन आयुक्त हो, शक्तियां समान होती हैं। वेतन, भत्ते व दूसरे अनुलाभ भी एक समान होते हैं, जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के समान होते हैं। यानी कि इनके जो वेतन भत्ते हैं, अगर हम बात करें, चाहे वेतन हो, चाहे उनके भत्ते अलाउंसेस हो या कोई दूसरी तरीके के जो अनुलाभ होते हैं जो समय समय पर दिए जाते हैं, वो सारे के सारे समान होते हैं। किसके? जो सर्वोच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश होते हैं, यानी सुप्रीम कोर्ट के जो न्यायाधीश होते हैं, उन्हीं के समान इनके वेतन, भत्ते, अनुलाभ सारे के सारे होते हैं। ऐसी स्थिति में जब मुख्य निर्वाचन आयुक्त व 2 अन्य निर्वाचन आयुक्तों के बीच विचारों में मतभेद होता है, तो आयोग बहुमत के आधार पर निर्णय करता है। यानी बहुमत के आधार पर क्या करेगा? निर्णय करता है। अगर हम कार्यकाल की बात करें तो इनका कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक, जो भी पहले हो तब तक समय तक होता है, ठीक है। ये हमने पहले भी डिस्कस किया था कि ये 2 तरह के फैक्टर होते हैं, या तो उसका कार्यकाल 6 वर्ष का हो या तो 65 साल का हो। कहने का तात्पर्य यह है, अगर किसी व्यक्ति की नियुक्ति 62 साल में कर दी जाती है तो वो 6 साल तक अपने पद पर नहीं बना रहेगा। वो कितने साल तक? 65 वर्ष तक अपने पद पर बना रहता है, ठीक है। लेकिन अगर किसी व्यक्ति की उम्र अगर जैसे हम कहें इलेक्शन होता है या उसकी नियुक्ति होती है 56 साल में, ठीक है, तो वो तब जाकर 6 साल यानी 62 साल तक अपना कार्यकाल पूरा कर सकता है। वे किसी भी समय त्यागपत्र दे सकते हैं तथा उन्हें कार्यकाल समाप्त होने से पूर्व भी क्या किया जा सकता है? हटाया जा सकता है। अगर हम स्वतंत्रता की बात करें कि इस आयोग की क्या स्वतंत्रताएं, क्या फ्रीडम दी गई हैं संविधान के द्वारा, तो मुख्य निर्वाचन आयुक्त को अपनी निर्धारित पदावधि में काम करने की सुरक्षा है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त को उसके पद से उसी रीति से व उन्हीं आधारों पर हटाया जाता है जिन रीतियों व आधारों पर उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाया जाता है। या जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया था, आप प्लेलिस्ट में जाकर उच्चतम न्यायालय के जो पार्ट्स हैं वहाँ पर जाकर देख सकते हैं, वहाँ पर काफ़ी अच्छे से डिटेल में समझाया गया है। यहाँ पर कहने का ये कहा गया है कि भाई मुख्य निर्वाचन जो आयुक्त है वो त्यागपत्र देकर भी क्या कर सकता है? अपना पद छोड़ सकता है, या समय से पूर्व, कार्यकाल से पूर्व भी उसे पद से हटाया जा सकता है। किन रीतियों और किन आधारों पर? उन्हीं रीति और उन्हीं आधारों पर जो सुप्रीम कोर्ट के जो जज होते हैं या उच्चतम न्यायालय के जो न्यायाधीश होते हैं उनको हटाया जाता है। किस हटाया जाता है? तो दुर्व्यवहार और असमता के आधार पर संसद के दोनों सदनों द्वारा विशेष बहुमत संकल्प पारित करने के बाद राष्ट्रपति द्वारा हटाया जा सकता है। अतः वह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद पर नहीं होता, हालांकि उसे राष्ट्रपति क्या करते हैं? नियुक्त करते हैं। मुख्य निर्वाचन आयुक्त की सेवा की शर्तों में उसकी नियुक्ति के पश्चात उसके लिए अलाभकारी परिवर्तन नहीं किया जा सकता। यानी सबसे पहले उनकी सेवा है, चाहे शर्तें हैं, चाहे उनका नियुक्ति है, किस तरीके से होगी, काम क्या होगा, क्या स्ट्रक्चर होगा, उन सब की जो स्थिति है वो पहले बना ली जाती है नियुक्ति से पहले। जो भी लाभकारी है, जो भी उनको दिया जाएगा, सबका सब नियुक्ति से पहले डिसाइड कर लिया जाता है। एक बार अगर नियुक्ति हो जाती है तो उसके पश्चात अलाभकारी यानी कोई ऐसे काम नहीं किया जाएगा जो उनको प्रॉफिट ना दे या कोई जो उनके हित में ना हो, वो उसमें परिवर्तन नहीं किया जा सकता। अन्य निर्वाचन आयुक्त या प्रादेशिक आयुक्त को
मुख्य निर्वाचन आयुक्त की सिफारिश पर हटाया जा सकता है, अन्यथा नहीं। अब जो ये इसके सहपाठी हैं या जो इसके साथ हैं, दो जो अन्य न्यायायुक्त होते हैं या जो जिन्हें हम प्रादेशिक आयुक्त भी कहते हैं, उनको हटाने के लिए कोई संसद में बिल पास नहीं किया जाएगा। जिस तरीके से मुख्य निर्वाचन आयुक्त के लिए किया जाता है, उसे सीधे तौर पर मुख्य निर्वाचन आयुक्त की सिफारिश से ही उन्हें क्या किया जा सकता है, हटाया जा सकता है। संविधान में निर्वाचन आयोग के सदस्यों की जो योग्यता या अगरता होती है, संविधान में निर्धारित नहीं की गई है कि भाई इनकी योग्यता क्या होनी चाहिए, क्या इनमें व्यवहार होने चाहिए, क्या इनकी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, क्या इनकी अर्हताएं होनी चाहिए। इस तरीके का वहां पर कोई भी प्रावधान नहीं है संविधान के अंतर्गत। संविधान में इस बात का उल्लेख नहीं किया गया है कि निर्वाचन आयोग के सदस्यों की पदावधि कितनी है। ठीक है, यहां पर भी बात नहीं की गई है। संविधान में सेवानिवृत्ति के बाद निर्वाचन आयुक्तों को सरकार द्वारा अन्य दूसरी नियुक्तियों पर रोक नहीं लगाई गई है। ठीक है, जैसे हमने कैग में पढ़ा था, जो कंट्रोलर ऑडिटर जनरल होता है भारत का महालेखा नियंत्रक जो परीक्षक है, वो हमने कहा था कि वहां पर वो जब एक बार सेवानिवृत्ति हो जाता है तो चाहे राज्य सरकार हो चाहे केंद्र सरकार हो, वो कहीं किसी भी पद पर कार्य नहीं कर सकता। लेकिन यहाँ पर रोक नहीं लगाई गई है। अगर कोई व्यक्ति सेवानिवृत्त होता है, मुख्य निर्वाचन आयुक्त या निर्वाचन आयुक्त से या निर्वाचक आयुक्तों को सरकार द्वारा दूसरी अगर कोई नियुक्ति दी जाती है तो उस पर कोई भी रोक नहीं लगा सकता। अगर हम बात करें शक्ति और कार्यों के बारे में कि क्या शक्तियां और कार्य हैं राज्य निर्वाचन आयोग के, या माफ कीजिएगा जो निर्वाचन आयोग है भारत का, तो संसद, राज्य के विधानमंडल, कौन कौन से शक्तियां होते हैं, तो भाई संसद है, राज्य का विधानमंडल है, राष्ट्रपति व उपराष्ट्रपति के पदों के निर्वाचन में संदर्भ में चुनाव आयोग की शक्तियां और कार्यों को 3 श्रेणियों में बांटा गया है। वह प्रशासनिक शक्ति है, सलाहकारी शक्ति है और हमारे पास अर्धन्यायिक शक्तियां हैं। अगर हम देखें क्या क्या शक्तियां हैं, तो संसद में परिसीमन आयोग अधिनियम के आधार पर समस्त भारत के निर्वाचन क्षेत्रों के भूभाग का निर्धारण करना, यानी जितना भी हमारे पास परिसीमन किया गया, सीटों का जो आवंटन किया गया है, उनके आधार पर, जनसंख्या के आधार पर भारत के जो निर्वाचन क्षेत्र हैं, जो भूभाग हैं, उनका क्या करना, निर्वाचन क्षेत्रों को भूभाग के आधार पर क्या करना, डिवाइडेड करना, उनका निर्धारण करना। समय समय पर निर्वाचक नामावली तैयार करना और सभी योग्य मतदाताओं को पंजीकृत करना। भाई समय समय पर क्या करेगा, जो निर्वाचक जो नामावली होती है, ठीक है, उनको क्या करना, लगातार उनको तैयार करना, खाका तैयार करना। और जो योग्य मतदाता होते हैं, यानी कुछ ऐसे मतदाता होते हैं, भाई 18 वर्ष उम्र रखी गई है मतदान की, तो कुछ ऐसे व्यक्ति हैं जो 18 साल में आते हैं, वो मतदान वोट देने का अधिकार उन्हें प्राप्त हो जाता है, तो उन लोगों को भी छटनी करना और उन लोगों को पंजीकृत करना उस नामावली में। तीसरा, निर्वाचन की तिथि और समय सारणी निर्धारित करना एवं नामांकन पत्रों का परीक्षण करना। यानी कोई व्यक्ति जो इलेक्शन में खड़ा है, उस व्यक्ति को क्या करना, निर्वाचन कोई किसी चीज की अगर निर्वाचन होना है तो भाई तारीख भी तय करता है, उसकी समय सारणी तय करता है, कितने बजे से कितने बजे तक होगा, कैसे होगा, कहां पर होगा, इसका सारा का सारा ब्यौरा देता है। और जो नामांकन पत्र हैं जो अभ्यर्थी के द्वारा वहां पर दिए जाते हैं या उस व्यक्ति के द्वारा दिए जाते हैं, तो उनकी भी जांच परीक्षण करता है। राजनीतिक दलों को मान्यता प्रदान करना एवं उन्हें निर्वाचन चिन्ह आवंटित करना। अब जो राजनीतिक दल होते हैं हमारे देश में, जो बहुत राजनीतिक दल हैं, उन राजनीतिक दलों को कोई व्यक्ति, सपोज करो किसी राजनीतिक दल से जो चुनाव लड़ रहा है, तो उसे क्या देना, एक चिन्ह दिया जाता है, यानी राजनीतिक दलों को क्या दिया जाता है, उसका चुनाव चिन्ह दिया जाता है। ये काम भी निर्वाचन आयोग का है। और साथ ही साथ उनको क्या, मान्यता देने का काम भी किसका होता है, राजनीतिक दलों को, वो भी निर्वाचन आयोग ही करता है। राजनीतिक दलों को मान्यता प्राप्त करने और सूचना चिन्ह देने के मामले में हुए विवाद के समाधान के लिए न्यायालय की तरह काम करता है। सपोज कीजिए कि भाई राजनीतिक दलों को हमने मान्यता दे दी, ठीक है, या चुनाव चिन्ह देने, कोई चुनाव चिन्ह दे दिया, उस पर कोई अगर विवाद हो जाता है, कोई लड़ाई झगड़ा हो जाता है, या कोई मुकदमा हो जाता है, या किसी तरीके का कोई भी विवाद अगर उत्पन्न होता है, तो उसका समाधान केवल कौन करता है, निर्वाचन आयोग ही करता है। उस समय ये उस चीज के लिए, किस चीज के लिए काम करता है, एक न्यायालय की तरह उस समय काम करता है। अगला, निर्वाचन व्यवस्था से संबंधित विवाद की जांच के लिए अधिकारी नियुक्त करना। निर्वाचन के समय दलों व उम्मीदवारों के लिए आचार संहिता का निर्माण करना। यानी
जब निर्वाचन होता है, जब यानी वोटिंग होती है, उस समय जो दल होते हैं या जो उम्मीदवार होते हैं, आचार संहिता निर्मित करना कि भाई टाइम फिक्स कर देता है कि इतने टाइम से इतने टाइम तक किए जाएगा, कब करना है, कब रोकना है, किस तरीके से आप प्रचार प्रसार कर सकते हैं, उन सभी चीज़ों को क्या करना, देखरेख करना और उसके ऊपर क्या करना, जांच पड़ताल करना, उसकी देखरेख करना। ये काम भी किसका है? निर्वाचन आयोग का ही होता है। निर्वाचन के समय राजनीतिक दलों की नीतियों के प्रचार के लिए रेडियो व टीवी कार्यक्रम सूचित निर्मित करना, यानी कोई राजनीतिक दल है वो अपनी नीतियों का प्रचार प्रसार करना चाहता है, रेडियो के माध्यम से हो, चाहे टीवी के माध्यम से हो या किन्हीं कार्यक्रमों के माध्यम से हो, तो उसकी जो सूची है, कब किया जाएगा, कैसे किया जाएगा, कैसे उनको टाइम दिया जाएगा, वो भी कौन निर्धारित करता है? निर्वाचन आयोग ही निर्धारित करता है। संसद सदस्यों की निर्भरता से संबंधी मामलों पर राष्ट्रपति को सलाह भी देता है। अगला, विधान परिषद के सदस्यों की निहरता से संबंधित मसलों पर राज्यपाल को परामर्श देता है। भाई अगर संसद के सदस्यों की कोई निहरता पाई जाती है या योग्यता कोई पाई जाती है, इससे संबंधित मामले वो राष्ट्रपति को देता है। और अगर ऐसा कोई सदस्य निहरता पाया जाता है कहाँ पर? विधान परिषद में या विधानसभा में, तो वो किसको परामर्श देता है? राज्यपाल को परामर्श देता है। रिंगिंग, मतदान केंद्र लूटना, हिंसा व अन्य अनियमितताओं के आधार पर निर्वाचन को रद्द कर सकता है। यानी अगर निर्वाचन आयोग को लगता है कि भाई मतदान केंद्र को लूटा गया है किसी तरीके से, या हिंसा वहां पर किसी तरीके से हुई है, या जोर से किसी भी बल बुरे पर साम दाम दंड भेद या कोई सी भी नीति अपनाई गई है, गलत तरीके की कोई असंवैधानिक नीति अगर वहां पर अपनाई गई है वोटिंग स्थल पर, मतदान केंद्र पर, या कुछ ऐसी अनियमितताओं के आधार पर क्या किया गया, निर्वाचन कराया गया है, तो उस निर्वाचन को वो क्या कर सकता है? रद्द कर सकता है। तो ये जो हमारा निर्वाचन है, भारत का निर्वाचन आयोग, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, इसके बारे में आज हमने देखा, समझा, पढ़ा कि क्या क्या इसके कार्य शक्तियाँ होती है, क्या क्या इसके काम होते हैं। थैंक यू सो मच गाइस। अगर आपको वीडियो पसंद है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना।